एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग जेनेटिक्स कर रहे थे। हम लोग कुछ वीडियो ऑलरेडी किए थे कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था। उसके बाद मैंने अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाला हूँ, तो मैं फिर से उसी वीडियो कंटिन्यू करूँगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मैंने आप लोग को डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब आपका कंप्लीट करवा चुका था। आज हम लोग थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड पार्ट। तो हम लोग जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉज दिए गए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें बताया गया था कि एक एलील डोमिनेंट रहेगा, वहीं दूसरा एलील रिसेसिव रहेगा। जो डोमिनेंट रहेगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने कैरेक्टर को शो करेगा, लेकिन जो रिसेसिव है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। फिर हम लोग बात किए थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था भाई? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोग क्या देखे थे कि भाई जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक एलील एक गैमेट में जाएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो थर्ड लॉ है वो कौन सा लॉ है? तो वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं भाई कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आखिर है क्या। तो एक एग्जांपल से लेके चलेंगे एक, ठीक है। तो इस चीज को आते हैं तो याद करो, जब हम लोग F2 जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, F1 जनरेशन वाले को ही हम लोग क्या करवाते हैं वहां पे, तो सेल्फिंग करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं भाई? तो F1 जनरेशन का रिजल्ट हम लोग को क्या मिला था? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो कैरेक्टर, आप वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप यही कैरेक्टर लोगे, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो। तो जब हम लोग कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r मिला था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो गैमेट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन करवाते हैं तो हम लोग को गैमेट क्या क्या मिलता है? कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r। यही चारों हम लोग को गैमेट मिलता है। आप लोग ऑलरेडी अच्छे से जानते हो, आप लोग जेनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मेरा प्रीवियस क्लास किए हुए हो, तो ये चीज आप लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोग को क्या क्या वहां पे मिलता है कैरेक्टर भाई, ये क्या क्या गैमेट मिलता है। तो कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इस चीज पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारा डोमिनेंट एलील है, कैपिटल लेटर्स में डोमिनेंट एलील को शो करते हैं। जो हमारा डोमिनेंट एलील है वो डोमिनेंट एलील के साथ गैमेट बना रहा। जो हमारा डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के साथ भी गैमेट बना रहा। जो हमारा रिसेसिव एलील है वो डोमिनेंट एलील के साथ भी गैमेट बना रहा, और जो हमारा रिसेसिव है वो रिसेसिव के साथ भी गैमेट बना रहा। मतलब क्या है, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा इन किसमें, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसीलिए मैंने इस लॉ को पहले ही नहीं बताया था, क्योंकि मैंने 2 लॉ को आपका बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और एक लॉ आपका आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। ठीक है, तो जब भी हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट एलील है वो डोमिनेंट के साथ भी अपना गैमेट बना रहा, और जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के साथ भी अपना गैमेट बना रहा है। मतलब क्या है कि गैमेट बनाने के टाइम यहां कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डोमिनेंट एलील सिर्फ डोमिनेंट एलील के साथ गैमेट बनाएगा या फिर रिसेसिव एलील सिर्फ रिसेसिव एलील के साथ गैमेट बनाएगा। कोई भी एलील किसी के साथ भी मिलकर क्या गैमेट बना सकता है। मतलब क्या हुआ, ये जो है ये एलील इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। ये किसी के साथ भी अपना गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई डोमिनेंट वाला सिर्फ डोमिनेंट के साथ बनाएगा और रिसेसिव वाला सिर्फ रिसेसिव के साथ गैमेट बनाएगा। आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनते रहो, आपको हर एक चीज क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेने की बात है। यहां पे हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या देख रहे हैं कि भाई जो डोमिनेंट एलील है वो किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, रिसेसिव एलील भी किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। जरूरी नहीं
कि आप स्मार्ट दिखते हो तभी आपका पेयरिंग होगा, या फिर आप अच्छे दिखते हो तभी आपका पेयरिंग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, ठीक है। अब देखो, मुझे बदनाम मत कर देना, ठीक है। आप अपने बेसिस पे ट्राई करो भाई, आपका पेयरिंग होता है या नहीं होता, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं बस टॉपिक पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो बात को? चलो आ जाओ। तो अब थोड़ा सा इस पर लिख लेते हैं कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अलॉटमेंट बोलता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डोमिनेंट एलील कैन पेयर विथ recessive allele as well as dominant allele, ठीक है। जो हमारा क्या है, तो जो हमारा डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के साथ भी गैमेट बना सकता है, और साथ ही साथ हमारे डोमिनेंट एलील के साथ भी वहां पे गैमेट बना सकता है, ठीक है। वहां पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो आ जाओ। लेकिन इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन, जो कि हमारा एक पूरा टॉपिक बन जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज। अब ये लिंकेज क्या है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लिंकेज के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखो, अभी तक में हम लोग जितना भी पढ़े वो क्लास 10th का बेसिस था, मतलब हम लोग क्लास 10th में ये सब ऑलरेडी चीज करके आ चुके थे। लेकिन जैसे ही हम लोग लिंकेज में इंटर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका हायर, ठीक है। तो अभी तक में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली फ्री होके कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि सर मुझे इस टॉपिक में या फिर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, आप वो चीज बोल सकते हो। मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो यही है हमारा क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग बात करते थोड़ा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या, इस बात को थोड़ा समझते हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या। तो उसको समझने के पहले थोड़ा हम देखते हैं कि हमारा डीएनए प्रेजेंट कहां कहां पे है। तो एक बात को सुनो गौर से, तो याद करो कि जो हमारा जो भी कैरेक्टर है वो किसकी वजह से है। तो जो भी हमारा कैरेक्टर है वो किसकी वजह से है, तो वह भाई हमारे जीन की वजह से है। अब जीन में ऐसा क्या होता है, तो जीन में भाई प्रेजेंट है डीएनए, ठीक है, जो कि हमारा कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करवाता है। अब बात यह आती है कि डीएनए प्रेजेंट कहां कहां पे है। तो डीएनए हम लोग को अच्छे से पता है भाई, सबसे पहले और सबसे ज्यादा डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। उसके बाद कुछ डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, और कुछ डीएनए प्लांट के प्लास्टिड में भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। याद करो, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब बात को समझो, देखो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे मेंडल, वो किसके बेसिस पे था? तो वो न्यूक्लियस के बेसिस पे था। बट कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पे भी डिपेंड करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब क्या हुआ? द कैरेक्टर governed by mitochondria and plastid is known as cytoplasmic inheritance,
ठीक है, जो भी कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड की वजह से वहां पे होगा उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो आ जाओ अब थोड़ा देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आखिर होता किसकी वजह से, मेल की वजह से या फीमेल की वजह से। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो उसके लिए हम लोग को पहले पता चलना, थोड़ा हम लोग को रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में चलना होगा। तो जब हम लोग रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो हमारे पास एक बेचारा मेल है और एक बेचारी फीमेल है। अब जब मेल और फीमेल दोनों बेचारा बेचारी हैं तो ये लोग क्या करेंगे भाई, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। मेल से कौन सा गैमेट आएगा, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, स्पर्म आता है। और फीमेल से क्या होता है, तो ओवम आता है। ठीक है, अब थोड़ा बात को ध्यान से सुनना। जो मेल का हेड है, हेड में क्या कंटेन होता है, तो हेड में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है। बात को हम लोग जानते हैं कि स्पर्म का हेड में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। वही अगर फीमेल की बात, ओवम की बात करें तो ओवम में हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे, तो यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहां पे क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। समझो बात को, अंदर में क्या प्रेजेंट है ओवम में, तो न्यूक्लियस, और बाहर में क्या प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो अगला स्टेप क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। जब यहां पे हम लोग गैमेट का फ्यूजन करवाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग यहां पे गैमेट का फ्यूजन करवाते हैं तो जो स्पर्म है उसका सिर्फ और सिर्फ हेड जो है वो ओवम के अंदर इंटर करता है, बाकी सारा पार्ट ओवम के बाहर ही रह जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाएं तो जैसे मान लो आपके घर में छिपकली है, आप छिपकली का क्या किए हो, पूंछ पकड़ लिए हो। तो पूंछ पकड़ने के बाद क्या होगा, छिपकली अपना पूंछ वहीं छोड़ देगी और बाकी अपना बॉडी लेके वो भाग जाएगी। उसी तरह यहां पे है कि जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर इंटर करता है तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस उसके अंदर जाएगा, उसका जो बाकी जो मिडिल पीस हो गया, टेल हो गया, ये सब कहां रह जाएगा, वो ओवम के बाहर आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ा गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे जो न्यूक्लियस है वो किसका है, तो न्यूक्लियस है ओवम का। ये जो साइटोप्लाज्म है ये किसका है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ये न्यूक्लियस किसका है, तो न्यूक्लियस ऑफ ओवम, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। मतलब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहां पे ये देख रहे हैं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें जो वहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो सिर्फ किसका प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ओवम का प्रेजेंट है। मतलब जो भी आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा ओवम की वजह से, मतलब मदर की वजह से। मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर। वो कभी भी मेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा वो किसके ऊपर करेगा, हमेशा वो फीमेल के ऊपर करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वजह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग और नाम देते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या नाम दिए, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोग जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो किसकी वजह से है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर के साइटोप्लाज्म की वजह से है। यानी मदर के साइटोप्लाज्म में जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वहां पे है। ठीक है, देख लो, कहीं भी कोई चीज डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेनली 3 चीज पढ़ना है। हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेनली 3 चीज पढ़ना है। वो चीज क्या क्या है देख लेते हैं भाई एक बार। तो फर्स्ट, सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना है सेल कॉइलिंग इन स्नेल। सेल कॉइलिंग इन स्नेल। दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है कप्पा पार्टिकल इन पारामीशियम। एंड थर्ड चीज हम लोग को देखना है स्टेम कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा।
ठीक है, हम लोग को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम लोग को मेनली ये चीज देखना है, सेल कॉइलिंग ऑफ स्नेल, कप्पा पार्टिकल ऑफ पारामीशियम एंड स्टेम कलर ऑफ मिराबिलिस जलाप्पा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग इन तीनों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में उसको शेयर करें ताकि वो जो नॉलेज है वो बाकी उन्हें भी मिल सके। ठीक है, आप जितना अपना सपोर्ट दिखाओगे हम लोग उतने अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। थैंक यू।